3। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बफर टॉपिक में से बफर इक्वेशन क्या होती है। जब हम बफर इक्वेशन को समझने जाते हैं तो हमको इसके साथ साथ बफर एक्शन के बारे में भी पढ़ना होता है। तो वीडियो की शुरुआत जब हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बफर एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस बफर एक्शन से ही हम बफर इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बफर इक्वेशन या बफर एक्शन को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अपने अंदर पीएच चेंज होने से रेजिस्ट करता है, रोकता है। इसे ही सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन केमिकली मिक्सचर हो सकता है किसी एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट का, या वीक बेस और उसके सॉल्ट का। और जब हम ऐसे मिक्सचर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली को या बेस को ऐड करते हैं तो उसमें कोई पीएच चेंज नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें पीएच चेंज नहीं होता है को ही हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन जो है वो हम वीक एसिड या उसके सॉल्ट को या वीक बेस और उनके सॉल्ट को मिला के बना सकते हैं। अब हम इस बफर सॉल्यूशन को हमको ये देखना होगा कि बफर सॉल्यूशन अपने अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लिए हुए होता है, या वो अपने अंदर ऐसा क्या करता है जिसके कारण कि ये पीएच चेंज नहीं होता है। इसी को समझने को, ये प्रॉपर्टी को ही समझना जब हम जाएंगे तब हम बफर एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम बफर एक्शन पढ़ लेते हैं तो उस एक्शन को किस पीएच पे हमको वो एक्शन देखने को मिलेगा, उस पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमें बफर इक्वेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन अपना ये एक्शन कैसे देते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन बफर एक्शन की। बफर एक्शन किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है, किसी बफर सॉल्यूशन की, जिसके कारण वो अपने अंदर पीएच में चेंज होने से रोक रहा है। जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली या हम बोले बेस ऐड करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बफर एक्शन बोला जाता है। तो ये सिंपल सा है कि वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी बफर एक्शन की, बफर सॉल्यूशन की सॉरी, जिसके कारण वो अपने अंदर पीएच चेंज नहीं होने देता है, वही उसका बफर एक्शन कहलाता है। या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि बफर एक्शन होने के कारण ही किसी बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली ऐड करने पे पीएच चेंज नहीं होता है। तो ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का। ये एग्जांपल जो है वो एसिडिक बफर का एग्जांपल है, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। तो एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये कि वो पार्शियली आयोनाइज होगा, पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होगा। और सोडियम एसीटेट जो है वो एक सॉल्ट है। सॉल्ट होने के कारण वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। जब हम उसे पानी में घोलेंगे या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाएगा मतलब उसमें दो आयंस जनरेट हो जाएंगे। एसिटिक एसिड में ऐसा कम होगा और इसके सॉल्ट में ऐसा ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है
और ये एक सॉल्ट है, तो हमने ये देखा था से पहले वाले वीडियो में कि सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो कंप्लीटली आयोनाइज भी होते हैं। जब इस तरीके से ये दोनों सॉल्यूशन, दोनों केमिकल सॉल्यूशन में आयोनाइज होंगे, एक पार्शियली और एक कंप्लीटली, तो इसके कारण एक कॉमन आयन जनरेट होगा। और ये कॉमन आयन कौन सा है? एसीटेट आयन। इस एसीटेट आयन के कारण जो डिसोसिएशन या हम ये बोले आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। सप्रेस्ड हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, उसका आयोनाइजेशन कम हो जाएगा, मतलब जो कम आयोनाइज हो रहा था वो और अब और कम आयोनाइज होने लग जाएगा। इसका कारण क्या होगा? सॉल्यूशन में इस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर ये टूटेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन आयन कम ही बनेगा। तो एसिटिक एसिड के कम आयोनाइजेशन होने के कारण हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत कम होगा। तो यही हमने यहां पे लिखा है, सॉल्यूशन इज हैविंग लेस हाइड्रोजन आयन। लेकिन चूंकि ये एक सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट नीचे वाला केमिकल, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, तो मैक्सिमम सोडियम और एसीटेट आयन को जनरेट कर देगा। इसलिए इस पूरे सॉल्यूशन में सोडियम आयन और इससे बनने वाले एसीटेट आयन ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे। तो ओवरऑल इस सॉल्यूशन में हमको 4 चीजें मिलेंगी। लेस कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एसिटिक एसिड, और डिसोसिएटेड फॉर्म में सोडियम आयन और एसीटेट आयन। तो ये हमको 4 केमिकल्स इसमें मिलेंगे। अब होता यह है कि जब हमने इन दोनों केमिकल को मिलाया तो हमने ये देखा कि इसमें हमको किस तरीके से आयनिक कंसंट्रेशन मिल रहा है। लेकिन हमको ये देखना है कि जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली ऐड करेंगे तो क्या होगा। ये एसिटिक एसिड का बफर कैसे अपने अंदर पीएच चेंज होने से रोकेगा, यही हमको देखना है और इसी को हम बफर एक्शन बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं वो कंडीशन कि अगर इस सॉल्यूशन में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम इस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयन। और जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट पहले से एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन कहां से आया है? सोडियम एसीटेट से आया। तो ये एसीटेट आयन एसिड से निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एसीटेट आयन जो एसिड ऐड हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके कारण पीएच कोई चेंज नहीं होगा। इसका उल्टा अगर हम लें कि अगर OH आयन या हम उसमें बेस ऐड करें और उसमें OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़े तो वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा। जब OH आयन सॉल्यूशन में आएंगे तो जो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड था हमारे पहले वाली रिएक्शन में, वो अब एक्शन करेगा और उसके कारण वाटर जनरेट होगा और एसीटेट आयन जनरेट होगा। तो जैसे कि हम बफर की प्रॉपर्टीज में पहले ही बोल चुके हैं कि अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, डाइल्यूशन होता है बफर सॉल्यूशन का, तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। तो यहाँ वाटर बढ़ रहा है लेकिन इस कंडीशन में भी उसका पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। तो इस दोनों रिएक्शन से हमको समझ में आता है कि जब हम एक किसी वीक एसिड और उसके सॉल्ट के बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं तो वो कैसे न्यूट्रलाइज होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं तो वो कैसे न्यूट्रलाइज होता है। तो यही वो एक्शन है, यही वो प्रक्रिया है, यही वो प्रोसेस है किसी बफर सॉल्यूशन की जिसके द्वारा वो अपने अंदर पीएच चेंज होने से रोकता है, और इसी को हम बफर एक्शन बोलते हैं। यही प्रॉपर्टी एक बफर सॉल्यूशन की बफर एक्शन कहलाती है। इसको आगे देखते हैं कि अगर एक एसिडिक बफर के बजाय कोई बेसिक बफर होगा तो वो अपने अंदर पीएच चेंज होने को कैसे रोकेगा।
तो इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो बेसिक बफर का जो एग्जाम्पल था वो था अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो जैसा कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये पार्शियली आयोनाइज होगा, मतलब पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, और अमोनियम क्लोराइड चूंकि इसका सॉल्ट है तो ये पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, पूरा आयोनाइज हो जाएगा और ये दो अलग अलग आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे वहां पे हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने एसीटेट आयन को कॉमन आयन के रूप में देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी हमको एक कॉमन आयन मिलेगा और वो है अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन कॉमन होने के कारण इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन जो है वो सप्रेस हो जाएगा और इसके कारण OH आयन जो है वो कम होगा। तो जैसे वहां पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सप्रेस हो कम था सॉल्यूशन में, यहाँ पे OH आयन का कंसंट्रेशन कम होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन कम होगा। ठीक है, इसके कम आयोनाइजेशन होने के कारण ही इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो इस ओवरऑल इस सॉल्यूशन में भी हमको 3 से 4 चीजें मिलेंगी जैसे कि पहले मिली थी। अमोनियम आयन जो कि सॉल्ट से जनरेट हुए होंगे, क्लोराइड आयन जो कि सॉल्ट से जनरेट होंगे, ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में रहेंगे, ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज्यादा रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक लेस कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन रहेंगे। अब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड और बेस को ऐड करें, जब इस सॉल्यूशन में हम बेस को ऐड करेंगे मतलब OH आयन इसमें सॉल्यूशन में ऐड होंगे, तो जो अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनियम आयन बना था वो OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा और अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसका उल्टा अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो जो अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड था वो यहाँ पे वर्क करेगा और इस H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना के और अमोनियम आयन बना देगा। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने पे भी इस बेसिक बफर सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी बफर की बफर एक्शन कहलाती है। इसी को हमने डेफिनेशन में भी यही बोला है कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बफर अपने अंदर pH चेंज होने से रोकता है, बफर एक्शन कहलाती है। अब हमने ये तो देख लिया कि बफर अपने pH चेंज होने से रोकता है, लेकिन हमको किस pH का सॉल्यूशन बनाएंगे बफर सॉल्यूशन जिसके कारण कि ये उसकी प्रॉपर्टी हमको सबसे ज्यादा देखने को मिले। वो pH क्या होना चाहिए या वो pH रेंज क्या होना चाहिए जिसमें कि हमको ये प्रॉपर्टी बफर की देखने को मिले। तो इस pH को डिटरमाइन करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं। इस इक्वेशन को यूज बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबेक इक्वेशन, और इस हेंडरसन हैसेलबेक इक्वेशन को ही हम बफर इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन के द्वारा हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें किस pH का बफर बनाना चाहिए जिससे कि उसका हमको मैक्सिमम बफर एक्शन देखने को मिले। अगर वो मैक्सिमम बफर एक्शन देगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें बफर अपने अंदर pH को चेंज होने से रोकने की उसमें कैपेसिटी हो। वो हम उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस भी चला जाएगा तो भी वो अपने pH को चेंज होने नहीं देगा। इसका मतलब ये कि वो अपना मैक्सिमम बफर एक्शन तब देगा। तो वो pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो pH हम कैलकुलेट करते हैं बफर इक्वेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पे एक बफर इक्वेशन ड्रॉन करेंगे एक एसिडिक बफर के लिए। तो हम इसमें एक माना है हमने यहाँ पे ऐसा कि एक वीक एसिड है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं HS से। जब ये डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस को जनरेट करता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा है कि जब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम वीक एसिड कांस्टेंट बोलते हैं उसका, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम
रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि इस इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं, इसके लिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, आप उसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये वाली इक्वेशन कैसे जनरेट हुई। तो इस केक से अब हमको क्या चाहिए, हमको पीएच ड्रॉन करना है, किसका, बफर सॉल्यूशन का। तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इस तरफ रखेंगे और बाकी सभी को हम रीअरेंज कर लेंगे। तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, HA का कंसंट्रेशन, और A माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा इसके नीचे। तो हमको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी। जब इस पूरी इक्वेशन पे हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, लॉग Ka प्लस लॉग HA अपॉन A माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा बाय दिस इक्वेशन। जब हम दोनों तरफ का नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो ये माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, माइनस लॉग K हो जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमको प्लस रखना है इसलिए हम इसको प्लस रखते हुए इसके कंसंट्रेशन को अपोजिट कर देंगे। तो A माइनस का कंसंट्रेशन अब ऊपर की तरफ चला जाएगा और HA का कंसंट्रेशन नीचे रह जाएगा। HA क्या है, हमारा एसिड है, और A माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, हमारा कॉन्जुगेटेड बेस है। जब इसका माइनस लॉग लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तो हम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पीएच की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस लॉग के को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो वैल्यू आएगी वो होगी पी के है, और ये एज इट इज रहेगा। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसमें यहाँ पे A माइनस क्या है और HA क्या है, अगर हम उसको यहाँ पे लिख दें तो A माइनस क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, और HA क्या है, एसिड है। तो इस इक्वेशन से हम ड्रॉन कर सकते हैं कि हमको किस पीएच का बफर बनाना चाहिए जिससे कि हमको उसकी मैक्सिमम बफर एक्शन मिले। इसे कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है और उन कंडीशन के हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें किस पीएच का बफर बनाना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम एक कंडीशन ले ले हैं कि अगर ऊपर दी हुई जो हमने इससे पहले वाली इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये माने कि कॉन्जुगेटेड बेस और एसिड का दोनों का कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में बराबर है तो क्या होगा। अगर कॉन्जुगेटेड बेस और एसिड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बराबर है तो क्या होगा, ठीक है। अगर बराबर होगा तो इससे लॉग की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ये कि pH जो है वो pK के बराबर हो जाएगा। तो जब pH pK के बराबर होता है तब बफर सॉल्यूशन अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लिए हुए होता है या मैक्सिमम एक्शन को देता है, ठीक है। तो हम अगर इस तरह का pH बनाएंगे बफर का जिसका पीके उसका पीएच के बराबर हो जाएगा तो हमको उसका मैक्सिमम बफर एक्शन देखने को मिलेगा। और भी हम कंडीशन लेते हैं इसमें कि मान लीजिए इस इक्वेशन में जो हमने अभी वीक एसिड के लिए इक्वेशन जनरेट करी है, बफर इक्वेशन, उसमें अगर एसिड का कंसंट्रेशन 10 गुना ज्यादा हो जाए कॉन्जुगेटेड बेस से, तो एसिड लिखा था नीचे की तरफ और कॉन्जुगेटेड बेस लिखा था ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए कॉन्जुगेटेड बेस का कंसंट्रेशन 1 है तो उससे 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा एसिड का कंसंट्रेशन, तो 1/10 इसका इक्वेशन ड्रॉन होगा। तो pH इजिकल टू pK प्लस log 1/10। log 1/10 की वैल्यू होती है -1। तो इससे हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी pH इज इक्वल टू pK -1। अब इसी को अगर हम उल्टा कर लें कि कॉन्जुगेटेड बेस का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के, तो
ये 1/10 था तो ये 10/1 हो जाएगा, तो मतलब pH इज इक्वल टू pK प्लस log 10 हो जाएगा। log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो log 10 की वैल्यू जो 1 होती है उसको जब हम इस पे पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी pH इज इक्वल टू pK प्लस 1। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमको मिली है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हमको ये पता चलेगा कि हम किस पीएच रेंज का बफर सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कि उसकी बफर एक्शन हमको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम नहीं, ये वो पीएच रेंज इन दोनों इक्वेशन से हम पता लगा पाएंगे कि इस पीएच से इस पीएच के बीच का अगर हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हमको बफर एक्शन देखने को मिलेगा पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन का। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू क्या है, 4.75 है एट दी 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर दी हुई दोनों इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो अगर वो pH इज इक्वल टू pK -1 होगा तो हमको क्या मिलेगा 3.75, और अगर pH इज इक्वल टू pK +1 होगा तो हमको क्या मिलेगा 5.75। तो ये pH वो रेंज है 3.75 से 5.75 की, ये वो pH रेंज है जिसपे कि एसिटिक एसिड का बफर सॉल्यूशन अपना बफर एक्शन देगा। लेकिन मैक्सिमम कब देगा, जब उसका pH उसके pK के बराबर हो जाएगा, या हम बोले कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जब बराबर हो जाएंगे तब हमको उसका मैक्सिमम बफर एक्शन देखने को मिलेगा। और ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 4.75। 4.75 इसका पीके वैल्यू है, तो यही वो पीएच है एसिटिक एसिड का जब हमको इस पीएच रेंज पे, जब हम उसको मैक्सिमम बफर एक्शन देखने को हमको मिलेगा इस पीएच रेंज पे। और ये वो रेंज है जिसमें इसमें इस रेंज के बीच में हमको एसिटिक एसिड का बफर एक्शन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम नहीं, लेकिन इस रेंज में हमको बफर एक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम कब मिलेगा, 4.75 पे के पीएच पे। तो ये वो इक्वेशंस थी, सभी बफर इक्वेशंस थी जिसके द्वारा हमने ये पता लगाया कि हमको किस पीएच का सॉल्यूशन बनाना चाहिए जिसके कारण हमको मैक्सिमम बफर एक्शन देखने को मिल सके। अब इसी में हम देख लेते हैं कि अगर बफर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो फिर उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये लगभग वैसा का वैसा ही है जैसे कि हमने एसिडिक बफर के लिए कैलकुलेट किया है। ठीक है, थोड़ी सी इक्वेशन इसकी डिफरेंट यहाँ पे जनरेट होती है एज कंपेयर टू दी एसिडिक बफर। तो यहाँ पे भी हम वैसे लेंगे कि BOH जो है वो एक किसी बेसिक बफर को वीक बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वीक बेस को जब हम आयोनाइज कराएंगे तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे तो ये हमको Kb की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इसमें फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे लेंगे। हमको यहाँ पे फिर से क्या कैलकुलेट करना है, पीएच निकालना। लेकिन हमको यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये वीक बेस है। तो हम यहाँ पे किसको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, OH माइनस का। OH माइनस को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, Kb BOH का कंसंट्रेशन अपॉन B प्लस का कंसंट्रेशन। अब हम इसमें वैसे ही लॉग लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले उसमें लिया था, दोनों तरफ का हमने लॉग लिया, यहाँ पे भी लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया। जब लॉग लेंगे और फिर इसका लॉग माइनस करेंगे, इधर भी लॉग माइनस करेंगे, यहाँ पे फिर हमने प्लस रखा है। अगर हम इसको माइनस करते तो ये एज इट इज लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस रखा है तो ये कंसंट्रेशन B प्लस का ऊपर चला जाएगा और BOH का नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस लॉग OH को हम POH बोलते हैं। जैसे कि हमने माइनस लॉग H प्लस आयन को हमने PH बोला था, वैसे ही माइनस लॉग OH आयन को POH बोला जाता है। और माइनस लॉग Kb की वैल्यू से pKb वैल्यू जनरेट होगी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसी। अब यहाँ पे B माइनस क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है।
और BOH क्या है, वीक बेस है। इस इक्वेशन को, लेकिन इस इक्वेशन से हम पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशंस को पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमको इस पीएच के इस फॉर्मूले में हमको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बस यही एक एक्स्ट्रा है एसिड से। एसिड में हमने यहीं पे पीएच कैलकुलेट करने की इक्वेशन हमको बफर इक्वेशन मिल गई थी, लेकिन बेसिक बफर में हमको ये वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में एज इट इज पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस, अब ये जो POH है इसकी वैल्यू कहां से लेंगे, यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन से। तो PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेटेड एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का, वीक बेस का कंसंट्रेशन। सो हमको दोनों इक्वेशन मिल गई। तो ये वो इक्वेशन है, ये वाली, जिससे कि हम वीक बेस और उसके सॉल्ट से बनने वाले बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको उसका मैक्सिमम बफर एक्शन मिले और उसका एक पीएच रेंज भी मिले, जिसमें कि हम उसका बफर एक्शन देख सके। तो ये वो इक्वेशंस थी, एक ये वाली इक्वेशन बेसिक बफर के लिए, इससे पहले वाली इक्वेशन जो थी वो एसिडिक बफर के लिए थी, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमको किस पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाना चाहिए। इन्हीं इक्वेशंस को हम बफर इक्वेशन बोलते हैं, और इनसे हम क्या निकालते हैं कि बफर सॉल्यूशन कब अपना मैक्सिमम बफर एक्शन देगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड अगले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।